सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय संविधान में मूलतः 7 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। उसके बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, जो इस प्रकार हैं। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति संबंधी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। आज हम समानता के मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के शासन के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि विधि के शासन का क्या अर्थ है, इसकी क्या मूल अवधारणा है। तो विधि के शासन का अर्थ है, पहला, किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही सजा दी जा सकती है, दंड दिया जा सकता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं। भारतीय समाज, जैसा कि आप जानते हो, मूलतः एक सोपानीकृत, श्रेणीबद्ध और सामंतवादी समाज था, जिसे लोकतांत्रिक बनाने के लिए विधि के समक्ष समानता को स्वीकार किया गया। समानता के अधिकार के 2 पक्ष भारतीय संविधान में दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता या समानता का विचार ब्रिटिश विचारक डाइसी के विचारों में निहित है। यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका अभिप्राय है, सभी व्यक्तियों पर समान विधि लागू होगी। किसी भी व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा या पंक्ति कुछ भी क्यों न हो, वह विधि के समक्ष समान माना जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। धन, संपत्ति, भूमि एवं वंश आदि के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी व्यक्तियों को कानून के उल्लंघन पर दंडित किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विधि के समक्ष समानता मूलतः नकारात्मक है। दूसरा, अनुच्छेद 14 में जो बात रखी गई है वह है विधियों का समान संरक्षण। इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। स्थितियों के आधार पर कानून में विभेद किया जा सकता है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे नियम नहीं बनाए जा सकते। समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं इस बात को कि सभी पर करारोपण, समान करारोपण करना सही नहीं होता है। अलग अलग व्यक्तियों की आय के अनुसार उन पर अलग अलग कर की दरें अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार महिलाओं, बच्चों, आम पुरुषों हेतु एक समान कानून नहीं बनाए जा सकते। इसके अतिरिक्त
कुछ अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण के तहत भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर के लोगों या पहाड़ी लोगों हेतु अलग कानून बनाया जा सकता है, जिसके अनुसार समान लोगों के साथ समान, असमान के साथ असमान विधि लागू की जाएगी। अर्थात परिस्थितियों की भिन्नता के आधार पर अलग अलग विधि लागू करना समानता का उल्लंघन नहीं है। न्यायालय ने भी नागरिकों के इस तरह के वर्गीकरण को सही माना है। समानता के अधिकार की मांग है कि लोगों के बीच तार्किक विभेद किया जाए। अनुच्छेद 14 को उच्चतम न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा माना है, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 14 में प्रदान किया गया समानता का अधिकार पूर्णतः समानता की मांग नहीं करता। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु समाज का तार्किक तथा युक्ति युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है, बशर्ते यह वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। न्यायालय का भी मानना है कि वर्गीकरण का आधार बोधगम्य होना चाहिए, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि समानता का जो मूल अधिकार है या विधि के समक्ष समता की जो बात है, उसकी भी कुछ अपवाद हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है, अनुच्छेद 361 में। दूसरा, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तीसरा, दोनों के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दंडिक अथवा आपराधिक कार्यवाही न तो प्रारंभ की जाएगी और न ही बनी रहेगी। चौथा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। इसके लिए 2 महीने पूर्व नोटिस देना होगा, जिसमें व्यक्ति का नाम एवं पता होना चाहिए तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही के कारण का उल्लेख होना चाहिए। इसी प्रकार संसद के सदस्य या विधानसभाओं के सदस्यों के दोनों सदनों में या विधानसभाओं में सत्य कार्यवाही के संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न में करते हैं, तो उन पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। इसी प्रकार विदेशी शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानता के मूल अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं, जहां युक्ति युक्त आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता।